Hello everyone, welcome back to our channel, The Educates. I, Divya, your biology expert, and today we are going to do another topic from class 10th science, that is transportation, which is the third part of our life processes chapter. As you know, we have covered two topics. First was digestion, and second was respiration. So now the third part, that is the third process, that is transportation. So let's begin with the topic. So in this topic, we are going to cover introduction, types of circulatory system, blood composition, blood clotting, blood groups, blood transfusion, rhesus factor, heart, ECG, blood pressure, lymphatic system, plant transporting system, xylem and phloem, and ascent of SAP. So first, let's start with the introduction. You all know that suppose कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, तो हमें कोई मीन्स चाहिए होता है. सपोज कि हम यहाँ पे हैं, चंडीगढ़ है, तो अगर हमें सपोज करो बॉम्बे जाना है या मुंबई जाना है, तो हमें कोई मीन्स चाहिए होगा. या तो हम बाय एयर जाएंगे या वील गो बाय कार. तो मतलब हमें कोई मीडियम चाहिए था. तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, सपोज ये हमारी बॉडी है और ये यहाँ पे हमारा स्टमक ऑर्गन है, ठीक है. अब इसको किसी चीज को यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाना है जो यहाँ पे है. तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्टमक उठ के बोलेगा कि चलो चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को ये चीज देके जाते हैं. तो वो फिक्स है ना अपनी लोकेशन पे, तो वो अपनी जगह से तो नहीं हिल सकते. सो यहाँ पर एक फ्लूइड हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए, दैट मीन्स चीजें ट्रांसफर करने के लिए. तो और उस फ्लूइड का नाम हम सबको पता है क्या है, दैट इज ब्लड. सो दिस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बाय ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन. जैसे स्टमक ने जो भी चीज स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफर करनी है, यहाँ से वो फ्लूइड पास कर रहा होगा, वो बाय ब्लड अपनी जो भी चीज है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन तक पहुंचा सकते हैं. सो इन आवर बॉडी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज मस्ट एज फूड, हॉर्मोन्स, गैसेस एक्सेट्रा. जो भी हमारी बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में या एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफर होता है, it is transported by this transporting system. For this we need to have some system that can transport these things from one part to other. और हमें पता है वो किसके हेल्प से होता है, by the fluid that is known as blood. तो देर आर टू सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, ये दो होते हैं हमारी बॉडी में. एक होता है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ऐसे ही सेम होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम. अब देखो ये ब्लड सिस्टम है हमारा, ब्लड सर्कुलेटरी, जो जिसमें जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है, ये क्या होता है, ब्लड. और लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होगा वो क्या होता है, इट इज लिम्फ. तो अब हम अपना एक एक सिस्टम को लेते हैं और अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा फ्लूइड ट्रांसफर करता है, दैट इज आवर ब्लड. और ब्लड हमारा किस चीज का बना होता है, ब्लड हमारा दो कंपोनेंट्स का बना होता है. ब्लड इज फॉर्म, जो फ्लूइड पार्ट होता है दैट इज प्लाज्मा, और इसमें इस प्लाज्मा में हमारे ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. So blood cells are present in the blood with plasma. तो हमारे ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे ब्लड की कॉम्पोजिशन. अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के इट इज अ येलो कलर्ड फ्लूइड. ये येलो कलर्ड फ्लूइड होता है जिसमें 90% हमारा वाटर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर, और जो हमारे 10% चीजें बन जाती है वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. दीज 10% आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है. अब जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें उस 10% में काउंट की जाती हैं. अब ये सारी चीजें प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, तो इसीलिए प्लाज्मा एक्ट करता है हमारा एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर ब्लड सेल्स, क्योंकि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो भी प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं. जैसे देखो ये ट्यूब है, इसमें ये जो येलो कलर का हमें दिख रहा है
दिस इज प्लाज्मा, कि ये हमने कोई टेस्ट किया या सेंट्रीफ्यूज किया तो प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा बिकॉज वो लाइट होता है। एंड ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, ये जो ब्लू कलर के हैं, और एंड में हमारे ये जो रेड कलर के हैं, दीज आर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। मतलब जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं बिकॉज दे आर हैवी, और हमारा प्लाज्मा वाटर का बना होता है, सो इट इज वेरी लाइट, तो इसकी वजह से ये टॉप ऑफ द ट्यूब पे है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज आर ब्लड सेल्स। तो मेनली हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसीज जो रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, डब्ल्यूबीसीज विच आर व्हाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड होते हैं हमारे प्लेटलेट्स जो हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो हमें दिख रहे हैं, प्लाज्मा, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स, आरबीसीज, और यह सब किसके अंदर है, ब्लड वेसल के अंदर। सो अब हम आगे देखते हैं। प्लाज्मा हमें पता है हमारे येलो कलर का है, आरबीसीज जो हमने पढ़े, और ये जो बाकी सब हमें प्लेटलेट्स थर्ड हो गया हमारा, और ये न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स, ये सब हमारे डब्ल्यूबीसी के फर्दर पार्टीशन है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आरबीसीज। लेट्स स्टार्ट विद आरबीसीज। आरबीसीज देखो ये हमें कैसे दिख रही है डायग्राम में, अगर हम एक को देख रहे हैं डिस्क शेप जैसी दिख रही है हमें, सो दे आर डिस्क शेप। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर इन्यूक्लिएटेड। हमारी जो आरबीसीज होते हैं दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि नेम द सेल्स which are devoid of nucleus, mitochondria and endoplasmic reticulum। ये हमारे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं बॉडी के, एंड इनमें रेड कलर की पिगमेंट होती है जिसकी वजह से ये रेड कलर के होते हैं। और ये रेड कलर की पिगमेंट कौन सी होती है, इट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, जिसे हम HB की फॉर्म में भी जानते हैं क्योंकि हमारा एक टेस्ट होता है कि आपका कितना HB है। सो और ये इसमें आयरन है, अगर हीमोग्लोबिन का हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसमें आयरन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको रेड कलर इम्पार्ट किया जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा आरबीसीज का है, दे आर न्यूमरस इन द ब्लड, दैट इज द रीजन आवर ब्लड इज रेड इन कलर, बिकॉज अगर वो रेड है तो मतलब आरबीसीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि अगर ब्लड ने ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है। हीमोग्लोबिन हमारी रेड पिगमेंट है तो इसके साथ हमारी ऑक्सीजन कंबाइन करेगी टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वहीं अगर बॉडी सेल्स से CO2 को लंग्स तक लेके जाना है तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगी टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, या हम इसको कहते हैं कार्बिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 ग्लोबिन चेन होती है, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 ग्लोबिन चेन होती है, जिसमें ये देखो हीम ग्रुप ये दिख रहा है आपको, ये वाला या दिस वन, ये इसमें रिंग्ड मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारी आयरन प्रेजेंट होती है सेंटर पे से, और हमें पता है हमारा आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रेड कलर टू ब्लड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर अबाउट आरबीसीज। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि आरबीसीज हमारी कहाँ सिंथेसाइज होती हैं। आरबीसीज हमारी बोन मैरो में सिंथेसाइज होती हैं इन एडल्ट्स, और जो हमारे जब हम इन्फेंट्स होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, हमारा बोन मैरो इतना डेवलप नहीं होता, तो वहां ये स्प्लीन में बनती हैं। ठीक है, फ्रॉम स्टेम सेल्स। अब स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन हमारा एक ऑर्गन है तो स्टमक के पीछे होता है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला। सो दिस इज द स्प्लीन जो हमारे स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। इसकी लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन इसका 120 डेज का होता है। 120 डेज के बाद हमारी जो आरबीसीज होती हैं वो फिनिश हो जाती हैं, और आरबीसीज फिनिश हो जाती हैं, और उसके बाद न्यू आरबीसीज आर फॉर्म। और न्यू आरबीसीज हमारी कहाँ पे बनती है, दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो इन एडल्ट्स।
तो इनको हम और भी क्या, वी ऑल्सो नो दैम एज एरिथ्रोसाइट्स। अगर हम आरबीसीज बोल रहे हैं या हम एरिथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग कि हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई होप दिस ऑल दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स का। अब व्हाइट ब्लड सेल्स नेम सजेस्ट करता है कि ऑब्वियसली रेड कलर के नहीं होंगे, इरेगुलर होते हैं शेप में, कोई रेगुलरिटी नहीं है, जैसे वो डिस्क शेप थे, किसी भी शेप के हो सकते हैं, दे आर वेरी इरेगुलर इन द शेप एंड दे आर कंप्लीट सेल्स। आरबीसीज हमारे इनकम्प्लीट थे, बट ये कंप्लीट सेल्स हैं क्योंकि इनके पास सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज सेल्स डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, इनमें कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए इनका कलर रेड नहीं है, एंड दैट इज द रीजन दे हैव नो कलर। और इनका लाइफ स्पेन बहुत पीछे जैसे हमारा 120 डेज था, तो इनका लाइफ स्पेन क्या होगा, दैट इज जस्ट 2 to 4 days। तो इनका लाइफ स्पेन हमारा होता है 2 to 4 weeks। तो इनका लाइफ स्पेन हमारा होता है 2 to So, white blood cells, they are also known as leukocytes and they are called soldiers of our body because ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कि जैसे कोई भी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट अगर आता है तो ये क्या करते हैं, या तो ये उसको एनगल्फ कर लेते हैं कि उसको मतलब खा जाते हैं पूरा ही, ताकि वो इनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिक्रीट हो जिससे वो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। या ये क्या करते हैं कि जैसे ये इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है तो इसके अराउंड एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे, इसके अराउंड बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स आ जाएंगे और ये प्रोटीन्स रिलीज करेंगे या ऐसी एंजाइम्स रिलीज करेंगे जिससे वो इन्फेक्शन कॉजिंग जो एजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। सो इनका मेन काम यही होता है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट मिल रहा है तो सबसे पहले जो वहां पे सेल्स मिलेंगे हमें, वहां पे ल्यूकोसाइट्स का काउंट इंक्रीज होगा बिकॉज वो फाइट कर रहे होंगे उस इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट से ताकि वो हमारी बॉडी में कोई हार्म ना कर पाए। थर्ड टाइप के हमारे सेल्स हमने कौन से देखे थे, देवर प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं, दे आर टाइनी फ्रेगमेंट्स जैसे ये दिख रहे हैं हमें, विच मे और मे नॉट हैव न्यूक्लियस, इट डिपेंड्स, इनमें कुछ फिक्स नहीं होता कि न्यूक्लियस होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और इनका फंक्शन सिर्फ ये है कि ये प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर बाई चांस हमारे कहीं पे गलती से कट लग जाता है या हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे सपोज हमारे यहाँ पे हाथ पे कट लगा है तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई हमारा यहाँ से ब्लड निकलता ही रहेगा, क्योंकि अगर वहां पे कोई एजेंट नहीं होगा उसको रोकने के लिए, अब कोई बैरियर हम नहीं बनाएंगे, सपोज कि हमें एकदम से फर्स्ट एड नहीं मिल सकता या हमारी बैंडेज वगैरह नहीं की जा सकती उस ब्लड को स्टॉप करने के लिए, और वहां से ब्लड निकलते जाए तो इतना हॉस्पिटल जाओगे तो सारा ब्लड निकल जाएगा बॉडी का, दैट वुड लीड टू अ सिचुएशन एंड विच वुड बी वेरी हार्मफुल और इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ अल्टीमेटली। बट इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जो वहां पे, जैसे सपोज यहाँ कट था तो यहाँ पे फैक्टर्स होंगे या ब्लड क्लॉटिंग करवा देंगे, क्लॉटिंग मतलब एक गांठ बनवा देंगे, क्लॉट का मतलब हमें पता है गांठ, तो ब्लड की एक क्लॉट बन जाती है जिसकी वजह से वो एज ए नेचुरल बैंडेज काम करती है और बाकी जो ब्लड होता है उसका आउटफ्लो को रोकती है। तो इनका लाइफ स्पैन क्या होता है 60 to 120 डेज। आरबीसीज का हमारा क्या था 120 डेज, WBCs का हमारा क्या था, इट वाज 2 to 4 weeks एंड हमारा अब प्लेटलेट्स का क्या है, प्लेटलेट्स का हमारा लाइफ स्पैन है 60 to 120 डेज, ठीक है, एंड दे आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट। आरबीसीज को हम क्या कहते थे, एरिथ्रोसाइट्स, WBCs को हम क्या कहते थे, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। प्लेटलेट्स का काम क्या था, ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग कौन करवाता है, इट इज ड्यू टू प्लेटलेट्स। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड इनटू अ जेली लाइक सब्सटेंस ऑन एक्सपोजर टू एयर। देखो यहाँ पे कट लगा, ब्लड फ्लो हो रहा है,
तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर ना हो जिसकी वजह से ये ब्लड को हम क्लॉट में कन्वर्ट करें, तो ये लिक्विड तो निकलता रहेगा फिंगर से, और ये वाई फिंगर सारा ब्लड निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, ये ऐसे ऐसे जेली लाइक सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है कि वो एक बैरियर एक्ट करता है कि जहां से ये फर्दर आरबीसी बाहर ना निकल पाए। देखो ये आरबीसी जो निकल रहे थे उनको इंटैंगल कर दिया है, और दिस इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रोटीन सिक्रीट करा है। अब प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो कौन से प्रोटीन्स होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन दैट हेल्प इन क्लॉटिंग। अब क्या होता है कि जैसे इंजरी हुई वहां पे, तो जहां पे भी इंजरी होगी वहां पे प्लेटलेट्स का रश हो जाएगा। अब प्लेटलेट्स का रश होगा तो हमारी थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है, वो एक इनएक्टिव एंजाइम है। अब वो क्या करेगी, उस पे प्रोथ्रोम्बिन पे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्ट करते हैं ताकि वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवा पाए थ्रोम्बिन में, जो थ्रोम्बिन हमारी एक एक्टिव एंजाइम है। अब थ्रोम्बिन पे एक्ट किया, अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक फाइब्रिनोजन होता है जो कि सॉल्युबल होता है हमारे ब्लड में, फाइब्रिनोजन इट इज सॉल्युबल, इस पे थ्रोम्बिन ने एक्ट करना है, इस पे थ्रोम्बिन ने एक्ट किया और इसको कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन में जो क्या होता है, इनसॉल्युबल। ठीक है, अब ये इनसॉल्युबल होता है। अब फाइब्रिन और वहां पे कुछ आरबीसी हमारे निकल रहे होंगे उस टाइम पे जब फाइब्रिन कन्वर्ट हो रहा है, तो ये उसमें आरबीसी वो कैप्चर हो जाता है कि जैसे जाला होता है ना, उसमें आरबीसी कैप्चर हो गए और फाइनली वो ब्लड क्लॉट बता दे। क्योंकि अगर हमारे कहीं पे चोट लगती है तो हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो ऐसे हो जाता है, ऐसे ये ये रेडिश ब्लैकिश कलर का हमें दिखता है, और ये मतलब हमारी ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे हो चुकी होती है। सो इट इज फाइब्रिन जिसमें आरबीसी ट्रैप हो चुके हैं। तो ये देखो, यही हमें डायग्राम में दिखाया है कि डैमेज ब्लड वेसल थी, इंजरी हुई तो वहां से आरबीसी निकलने लग गए, फिर वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज हुए जो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कराया थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन फर्दर कन्वर्ट हो रहा है फाइब्रिनोजन में, थ्रोम्बिन फर्दर कन्वर्ट कर रहा है फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल था उसको फाइब्रिन में जो इनसॉल्युबल है। अब इनसॉल्युबल में क्यों कन्वर्ट करवाया उसने? इनसॉल्युबल में इसलिए कन्वर्ट करवाया कि इसमें जो हमारे आरबीसी मॉलिक्यूल्स हैं वो कैप्चर हो जाएं और वहां पे एक ब्लड क्लॉट बन जाए ताकि हमारे जो बाकी आरबीसीज हैं वो फर्दर उनका आउटवर्ड फ्लो ना हो। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग स्टार्टिंग में जो हमारा जो स्टार्टिंग में बिल्कुल जैसे इनिशियली क्लॉट बनता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है कुछ सेकंड्स के लिए, बट वो सॉफ्ट होता है कुछ सेकंड्स के लिए, बट कुछ टाइम बाद वो हार्ड क्लॉट बन जाता है एंड उसके बाद हार्ड क्लॉट बन जाता है एंड उसके बाद एक येलो कलर का फ्लूइड सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं सीरम। और सीरम क्या होता है? इट इज प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन। सीरम क्या होता है कि अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हम माइनस कर देते हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट फाइब्रिनोजन प्रोटीन फ्रॉम प्लाज्मा, सो इट इज नोन एज सीरम। तो ये पूरा प्रोसेस जो हमने 2-3 स्लाइड्स में पढ़ा है इसको सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं होने में, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हमारा ब्लड हमारी बॉडी से फ्लो आउट करेगा तो इट वुड बी अ डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अब ब्लड क्लॉटिंग में दो टर्म्स को हमें डिफाइन करना होता है, एक होती है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। एंटीजन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई एंटीजन आता है तो उसको हम या तो फॉरेन सब्सटेंस कहते हैं, फॉरेन सब्सटेंस कुछ भी हो वो, उसको हमारी बॉडी एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करती है, या एज अ इंफेक्शन कॉजिंग एजेंट, इंफेक्शन कॉजिंग एजेंट। तो इसको हम कहते हैं एंटीजन, एंटीजन, और एंटीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एजी से। अब ये जो एंटीजन आया है इसको काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी प्रोटीन सिंथेसाइज करती है कि भाई हमें उसको मारना है, जो हमारा एंटीजन आया है। तो इस एंटीजन को मैं स्टार शेप से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सर्कल इज फॉर एंटीजन एंड स्टार इज फॉर एंटीबॉडी। अब एंटीजन तो हमारी बॉडी में आ गया,
तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी। अब इन एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि ये जो एंटीजन आया है इसको फाइट करना और इसको हार्मलेस बनाना है, कि ये हमारी बॉडी में कोई हार्म ना करे। अगर ये फर्दर हमारी बॉडी में भी स्टे करता है तो हमारी बॉडी को इससे कोई नुकसान ना हो। तो ये एंटीबॉडी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी। तो अगर आपको कहीं पे ए बी लिखा दिखा है दैट मीन्स एंटीबॉडी। और एंटीजन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ फॉरेन सब्सटेंस। अब हम ब्लड ग्रुप्स देख लेते हैं। हमारे 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, दैट इज ए बी, ए बी एंड ओ। अब सब में, अब जैसे सपोज ये आरबीसीज हैं, इसके ऊपर सपोज ये ए ब्लड ग्रुप वाले की हैं, तो इस पे जो एंटीजन होगा, सपोज ये एंटीजन है इसके ऊपर, ये एंटीजन होगा ए। और जो एंटीबॉडी होगी इसके ऊपर, सपोज ये हमारी एंटीबॉडी है, ये एंटीजन था, तो एंटीबॉडी आरबीसी के ऊपर होगी हमारी बी। सो अगर हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा हमारा, दैट इज ए। और अगर हमारे पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। अब बी ब्लड ग्रुप है तो ऑपोजिट हो जाएगा, एंटीजन बी और एंटीबॉडी कौन सी होगी उस पे, ए। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है, तो एंटीजन कौन से होंगे, दोनों। अब ए और बी, अब ए और बी दोनों ही एंटीजन होंगे तो इसके अगेंस्ट क्या ही एंटीबॉडी होगी, तो कोई एंटीबॉडी नहीं होती इसमें। अब ओ वाला जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीजन है नहीं, उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। बट जो हमारी एंटीबॉडी होती है इसमें एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी तो दोनों होंगी, तो ए और बी एंटीबॉडीज होती हैं। अब यही रीजन है कि ब्लड ग्रुप में जो ए पॉजिटिव वाला पर्सन होता है वो सिर्फ ए से ही ब्लड ले सकता है, क्योंकि वो ए से लेगा तो उसके ऊपर एंटीजन कौन सा मिलेगा हमें, ए, तो उस पे हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। बट अगर यहाँ पे बाय चांस एक पर्सन को हम बी का ब्लड ग्रुप देते हैं तो इसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, और इसमें ऑपोजिट है, एंटीजन हमारा होगा बी और एंटीबॉडी होगी ए, तो इसमें हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। कंपैटिबल ब्लड ग्रुप नहीं है तो क्लम्पिंग इफेक्ट आ जाएगा, मतलब हमारे में जो जाके हमने ब्लड डाला था वो क्लम्प हो जाएगा आपस में। बी और ए बी है, ए बी में तो दोनों एंटीजन है तो ए डालोगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि एंटीबॉडी तो है ही नहीं कोई, और बी डालोगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि इसमें बी है। बट ओ में क्या होता है कि ओ में एंटीबॉडीज है, तो ओ का आप किसी को भी ब्लड दोगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एंटीजन तो कोई है ही नहीं। बट किसी और का ओ को दोगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इसीलिए हम ओ को क्या कहते हैं, इट इज यूनिवर्सल डोनर, कि हर ब्लड ग्रुप को ये ब्लड डोनेट कर सकता है। जबकि ए बी को हम क्या कहते हैं, इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ये सबसे ले सकता है, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी तो चलो इसका खुद का ही है, और ओ से भी ले लेगा, तो ये चारों टाइप के ब्लड ग्रुप से ले सकता है। सो इट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ब्लड ग्रुप ए बी अभी हमने पढ़ा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि इसके ऊपर सारे एंटीजन प्रेजेंट है और इसमें नो एंटीबॉडीज है। और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इस पे नो एंटीजन है और सारी एंटीबॉडीज। अब देखो ये रेड ब्लड सेल है नॉर्मल, इसके ऊपर हमें यहाँ पे दिख रहा है ये ऊपर हमारे बी एंटीजन है। अब एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी इस पे, ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी। ए बी टाइप है तो इसमें कोई एंटीजन होता है, यस इसमें दोनों एंटीजन होते हैं ए और बी, इसीलिए हमें दो अलग अलग शेप्स दिखाई हैं। और इसमें कोई एंटीबॉडी होती है, नो एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन ब्लड टाइप ए बी। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होती है, जब हम एक पर्सन से ब्लड लेके दूसरे पर्सन में डाल रहे होते हैं, सो दैट इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो हु कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम हुम और हु कैन डोनेट टू हुम, कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है या किससे ले सकता है, सो दैट इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेनली क्यों किया जाता है कि सपोज अगर हम अनहेल्दी है, हमारे में ब्लड कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है, या हीमोग्लोबिन की अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो गया है, या आरबीसीज का काउंट हमारे में बहुत कम है, या प्लेटलेट्स, कई बार हम सिर्फ ब्लड से प्लेटलेट्स निकाल के और उसके
बाद सिर्फ प्लेटलेट्स दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, और ये मेनली कैंसर पेशेंट्स में किया जाता है। और वो वाला कैंसर, जैसे ब्लड कैंसर किसी पेशेंट को होगा तो उसमें उसका कई बार प्लेटलेट काउंट बहुत डाउन चला जाता है। अब प्लेटलेट काउंट डाउन चला जाता है तो प्लेटलेट से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। मतलब कि अगर उसका प्लेटलेट काउंट नहीं है और उस पर्सन को कहीं पे इंजरी होती है, सो उसका ब्लड नहीं रुकेगा, और ये इंजरी इंटरनल भी हो सकती है। तो इसीलिए हम एक हेल्दी पर्सन से उसके प्लेटलेट्स निकाल के एक अनहेल्दी, या हम कहते हैं सिक पर्सन को डालते हैं, ताकि उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सके। सो द वन हु डोनेट्स इज नोन एज डोनर एंड द वन हु रिसीव्स इज नोन एज रिसिपिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है तो थोड़ी स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज हमें मैच करनी है कि हमारा ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, और सेकंड चीज जो हम पर्सन से ले रहे हैं वो हेल्दी पर्सन होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी बॉडी में कोई डिजीज होगा तो वो ब्लड के थ्रू दूसरे पर्सन में भी आ जाएगा। सो ये दो नेसेसरी प्रिकॉशंस है जो हमें लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए हम कैसे वेरीफाई करते हैं। एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट कैरी आउट किया जाता है। इस कंपैटिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि जो डोनर है, जो ब्लड डोनेट करने वाला है, उससे एक ड्रॉप ले ली जाती है। सो अ ड्रॉप इज टेकन फ्रॉम द डोनर, और उसको ऐड किया जाता है कि जैसे ये स्लाइड है, इस पे ऑलरेडी रिसिपिएंट की है, इसके ऊपर डोनर की ब्लड ड्रॉप डाल दी जाती है, और उसके बाद इस स्लाइड को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख दिया जाता है। अब उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। अगर क्लस्टर्स ऑफ आरबीसीज हमें दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये कि कहीं कहीं गांठें बनी हुई है, जैसे ये सारा एक क्लस्टर है, तो वी मीन्स कि ये दोनों ब्लड ग्रुप्स आपस में कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये हमने पर्सन की बॉडी में डाला तो वहां जाके भी ब्लड की हमें क्लम्पिंग मिल जाएगी। बट अगर हमें आरबीसी सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर कहीं पे भी क्लम्प्ड नहीं दिखते और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स कि कोई क्लम्पिंग नहीं है एंड द डोनर इज कंपैटिबल फॉर द रिसिपिएंट। तो जो डोनर का ब्लड ग्रुप है इट इज कंपैटिबल। नेक्स्ट आता है रीसस फैक्टर। ये भी एक ब्लड ग्रुप टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो जिनका ये पॉजिटिव होता है उनके पास रीसस फैक्टर, जिसे हम RH फैक्टर कहते हैं, वो एंटीजन प्रेजेंट होता है, और जिनमें नहीं प्रेजेंट होता वो नेगेटिव होते हैं। जैसे ये आरबीसी के ऊपर ये RH पॉजिटिव हमें दिख रहे हैं, सो दे वी कैन से दैट दे आर रीसस पॉजिटिव, और जिन आरबीसी के ऊपर नहीं है सो दे आर रीसस नेगेटिव। अब इस हमें सिर्फ A B O और AB की ब्लड ग्रुपिंग नहीं देखनी पड़ती, हमें रीसस फैक्टर की भी ब्लड ग्रुपिंग देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर तो पॉजिटिव है और उसमें हम डाल रहे हैं नेगेटिव तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वाइस वर्सा हो रहा है कि पॉजिटिव का नेगेटिव में डाल रहे हैं तो नेगेटिव वाला जो पर्सन है उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। सो द ब्लड दैट इज पॉजिटिव is compatible with it and for other it is harmful antigen। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्ट। तो हमें पता है कि हार्ट हमारा एक मस्कुलर वॉल्ड ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है सारे पार्ट्स में। सो ये कितना होता है कि अगर हम अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, दैट मीन्स आवर क्लेंच्ड फिस्ट, तो ये इतना बड़ा ऑर्गन होता है कि जितना साइज हमारा एक बंद मुट्ठी का बनता है। और हमें पता है कि ह्यूमंस का जो हार्ट होता है उसमें डबल सर्कुलेशन होती है, दैट मीन्स जो इम्प्योर ब्लड होता है और प्योर ब्लड होता है। अब इम्प्योर ब्लड से मेरा क्या मतलब है, इम्प्योर ब्लड से मेरा मतलब है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी, और प्योर ब्लड से क्या मतलब है मेरा, प्योर ब्लड से मतलब है जिसमें ऑक्सीजन होगी, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। सो ये हमारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने लेफ्ट हैंड साइड पे राइट क्यों लिखा है, बिकॉज हमारी बॉडी के जैसे आप बैठे हो, अगर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल जिस पे भी आप देख रहे हो उसको अपने बिल्कुल साइड में एडजस्टेंट करोगे तो ये राइट हैंड साइड आप ये जहां मैंने राइट लिखा है वही आपकी राइट हैंड साइड बनेगी।
सो इसीलिए जब हम कॉपी पे ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम राइट लिखते हैं, और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है उसको हम लेफ्ट लिखते हैं, क्योंकि अगर हम उसे उठा के अपने एडजस्टेंट करेंगे सो द साइड्स विल चेंज। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें हमेशा प्योर ब्लड का सर्कुलेशन रहता है, यहाँ पे प्योर ब्लड होता है, और इम्प्योर ब्लड हमेशा राइट हैंड साइड पे रहता है। सो दिस इज फॉर इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और इट इज रफली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड डील्स विद प्योर ब्लड, राइट हैंड साइड डील्स विद इम्प्योर ब्लड। और जो हमारी आउटर कवरिंग होती है हार्ट की उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। और स्पेशल हमारे हार्ट में स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं दैट आर नॉन फेटिक। नॉन फेटिक का मतलब वो थकती नहीं है, क्योंकि अगर हमारा हार्ट थक गया तो हमारी लाइफ डेंजर में आ सकती है, बिकॉज अगर वो सपोज करो कि दो थोड़ी देर के लिए बोले नहीं नहीं मैं 1 घंटे का रेस्ट लूंगा उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सो इसीलिए जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं दे आर स्पेशल टाइप ऑफ मसल जिन्हें हम कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, और ये कभी नहीं थकती। सो ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही वर्क करती हैं फॉर पंपिंग ब्लड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हमारी हार्ट में क्या होती है, वेसल्स एसोसिएटेड होती है हार्ट। फर्स्ट हमारी आर्टरीज, आर्टरीज हमारी थिक वॉल्ड होती हैं, और ये क्या करती हैं, इट कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। वेन्स हमारी थिन वॉल्ड होती हैं, और ये क्या कैरी करती हैं, इम्प्योर ब्लड। और इनकी जहाँ पे जंक्शन हो रही है आर्टरीज और कैपिलरीज जहाँ पे मिलती हैं, तो वो बहुत थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। दे आर जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस आकर। सो हमने 3 तरह की पढ़ी हैं, आर्टरीज जो मोटी होती हैं और प्योर ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स जो थिन वॉल्ड होती हैं और यहाँ ये इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं, और इन दोनों की जंक्शन कहाँ पे होती है, कैपिलरीज में। और हमारी आर्टरीज अब थिक वॉल्ड क्यों है, आर्टरीज हमारी थिक वॉल्ड इसलिए है क्योंकि प्योर ब्लड हार्ट को पंप करना होता है, तो वो प्रेशर से जाता है वहां पे ब्लड, क्योंकि वो हर ऑर्गन तक पहुंचाना है। और वेन्स क्या है, वेन्स को हार्ट के पास लेके आना है, तो वो थिन वॉल्ड है क्योंकि उनपे इतना प्रेशर नहीं लगता, वो सब जाके हार्ट तक ही मिलती है। और कैपिलरीज जहाँ पे एक्सचेंज होता है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। अब हमें पता है हमारा हार्ट कितने 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, ठीक है। ये देखो, ये हमारा हार्ट है, ये वैल्व्स है, ठीक है। तो ये हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब दोनों एट्रियम आपस में मिले तो नहीं हुए, क्योंकि हमें हमारा जो इम्प्योर और प्योर ब्लड है उसको अलग रखना है। तो ये बीच में जो हमारा सेप्टम है या एक वॉल सी है मस्कुलर, इसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर वॉल, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और यहाँ पे जो ये सेप्टम है तो ये वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब ये तो ऑरिकल्स हो गए, अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी तो सेप्टम्स हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं एवी, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ताकि ये सारा ब्लड अलग रहे। So, two atriums are separated by interauricular septum, two ventricles are separated by interventricular septum, and auricles and ventricles are separated by inter-AV septum, मतलब auricular ventricular septum, ठीक है। अब हमारा हार्ट में एक राइट एट्रियम में जो हमारे सब, ये देखो ये हार्ट है, यहाँ पे राइट एट्रियम में एक हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं साइनस ऑरिक्यूलर, यानी SA नोड प्रेजेंट होता है। और इस SA नोड का काम क्या होता है, ये हमारा नेचुरल पेसमेकर होता है। नेचुरल पेसमेकर नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमारी जो हार्ट होती है उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कराता है, जिससे वो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है डायग्राम में, ये वाला जो
यहाँ ये जो अभी पर्पल हुआ, तो इसने जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट की, वो सारे ये पुरकिंजे फाइबर से सारे जो हार्ट की मसल्स हैं उसमें गई, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है. सो वी कैन से इट इज द नेचुरल पेसमेकर. क्योंकि आपने सब सुना भी होगा कि जैसे किसी की सर्जरी हुई और वो कहते हैं कि मुझे तो हार्ट में पेसमेकर डला है, तो वो यही पेसमेकर खराब हो जाता है. दैट मीन्स कि हमारा हार्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट ही नहीं करवा पा रहा. अब वो जनरेट नहीं कर पा पाएगा तो वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवा पाता. तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारा नेचुरल पेस मेकर है उसको आर्टिफिशियल पेस मेकर से रिप्लेस कर देते हैं. सो दैट इज एसए नोड, साइनस ऑरिक्यूलर नोड. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो फंक्शन कैसे करता है. नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले सपोज ये बॉक्सेस, मतलब मैं चेम्बर्स बना रही हूँ हार्ट के. सो ये हमारा क्या होगा? दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकुलर एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ये हमारी लंग्स है. लंग्स के पास हमारी ब्लड जा रहा होता है. तो अब जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. मतलब अब इस ब्लड में ऑक्सीजन है तो क्या होगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में आएगी. सो दिस इज पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड, वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में आया. अब यहाँ पे ब्लड भरी जा रहा है, भरी जा रहा है. दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है. वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो साथ में क्या होगा? प्रेशर भी इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे जो वैल्व्स होंगी वो खुल जाएंगी. अब वैल्व्स खुल गई. अब हमारी वैल्व्स ऐसे होती हैं, तो जब तक प्रेशर नहीं था तब तक ये ऐसे थी आपस में बंद. तो अब यहाँ से ऊपर से प्रेशर आया तो ये ऐसे खुल गई, वैल्व्स खुली, तो सारा ब्लड ड्रेन होके लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड आ गया तो यहाँ से और वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर हो रहा है, तो यहाँ से ब्लड हमारा जाएगा आयोटा के थ्रू सारे बॉडी सेल्स को. अब बॉडी सेल्स में हमारा प्योर ब्लड पहुंच गया. अब उनको ऑक्सीजन मिल गई. यहाँ पे रेस्पिरेशन होगी, क्योंकि ये हम पीछे हमारे सेकंड पार्ट में पढ़ के आए, दैट इज रेस्पिरेशन. अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ब्रेक करेंगे, बॉडी सेल्स ऑक्सीजन को ले लेंगे, और ये भी तो रेडी बैठे होंगे अपनी CO2 के साथ, तो ये CO2 यहाँ से रिलीज करवा देंगे. तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन है ब्लड में, CO2 से कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? कार्बिनो हीमोग्लोबिन. कार्बिनो हीमोग्लोबिन बन गया. तो अब फिर आगे हमारी अगेन वेन्स होंगी जो क्या करेंगी? इम्प्योर ब्लड को हमने पढ़ा है अभी, इम्प्योर ब्लड को हमारी वेन्स लेके जाती हैं. पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन. तो इम्प्योर ब्लड हमारे यहाँ से चला, और इम्प्योर ब्लड कहाँ पे जाएगा? इट विल मूव टू राइट ऑरिकल. अब राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड चला गया. सेम प्रोसीजर, सारे बॉडी सेल्स से आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे वेल्व ओपन हो जाएगी. ओपन हो जाएगी तो सारा ब्लड ड्रेन हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से क्या होगा कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास जाएगी और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी. सो ये किससे जाती है? इट मूव्स बाय पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी लेके गई लंग्स तक. यहाँ पे अब सेम चीज, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी, और फिर हीमोग्लोबिन फिर से रेडी है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, और फिर ये साइकिल पूरी फॉलो होती रहती है. अब ये हमेशा याद रखना, पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेके आती है, बिकॉज हमने पीछे पढ़ा था कि वेन्स तो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन. और पल्मोनरी आर्टरी वो क्या करती है हमारे? वो इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है. तो ये हमारी दो एक्सेप्शंस है. सो आई होप आपको सर्कुलेशन क्लियर है. और ये देखो, ये डबल बार सर्कुलेशन हो रही है, एक बार ब्लड सेल्स में जा रहा है, एक बार लंग्स के पास जा रहा है. सो देयर इज डबल सर्कुलेशन दैट इज फॉलोड इन ह्यूमंस.
The pure blood through pulmonary vein flows from lungs to left auricle. As the volume of the blood increases, pressure increases in लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल में अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एवी सेप्टम वाल्व क्या करता है, वो ओपन कर जाता है, एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, उसके बाद ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर. और जैसे ही वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एवी सेप्टम वाल्व्स खुल जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे ऊपर वाले, और जो सेमील्यूनर वाल्व ऑफ अयोटा है वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड कहाँ पे फ्लो करता है, अयोटा से आर्टरीज टू कैपिलरीज. फिर कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का. अब कैपिलरीज में इम्प्योर ब्लड है जो ट्रांसफर किया जाता है स्मॉल वेन से बिगर वेन्स तक, और 3 बिगर वेन्स होती हैं हमारी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर. अब ये सारी वेन्स क्या करती हैं, आपस में यूनाइट करती हैं. दीज वेन्स नाउ दीज वेन्स यूनाइट टू फॉर्म अ कॉमन वेन जो ओपन करती है हमारी राइट एट्रियम में. अब राइट एट्रियम से क्या होता है, राइट एट्रियम का वॉल्यूम वही सेम चीज इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एवी सेप्टम वाल्व खुल जाएगा, ब्लड का किस में फ्लो करेगा, राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा, तो हमारी जो एक्सेप्शन थी पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स को. pulmonary artery it carries the blood for oxygenation to lungs. मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है ताकि वहां पे उस ब्लड को प्योर किया जाए, CO2 निकाल दी जाए और उसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर दी जाए, दैट इज ऑक्सीजनेशन. एज वी नो ब्लड फ्लोज फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. लंग्स टू हार्ट के ब्लड फ्लो को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग्स से हो रही है, सो दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. और हार्ट से अगर हमारे टिश्यूज तक जाती है, सो दैट इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि वो हार्ट से टिश्यूज पे जा रही है. अब ये 2 बार सर्कुलेशन हो रही है, सो एज द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू हार्ट बिफोर द सर्कुलेशन, सो इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. अब ईसीजी हमें पता है क्या होती है. अब ईसीजी हमें पता है क्या होती है. ECG इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हमने इंस्ट्रूमेंट बहुत बार देखा है जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं. जैसे किसी को अगर हार्ट की दिक्कत हो जाती है तो हमें पता होता है, वो बोलते हैं कि जाओ फटाफट पहले ECG करा के आओ. ECG वो क्यों करवाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हार्ट से जनरेट हो रही है वो ठीक है या नहीं हो रही है, उसी में दिक्कत आ रही है. सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड इन हार्ट. अब ECG मशीन किस लिए यूज, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड्स देखो ये अलग अलग कलर के दिख रहे हैं ना, रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू, ग्रीन, ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको अटैच किया जाता है पर्सन को, और फिर उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को काउंट किया जाता है. अब देखो these electrodes are further attached to the chest of the patient by fixing gel. उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि रिलैक्स. अब दीज इम्पल्स आर रिकॉर्डेड, इम्पल्स को रिकॉर्ड किया जाता है. फिर सो द इम्पल्स आर रिकॉर्डेड, इम्पल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, एंड दे अपीयर ऑन अ शीट ऑफ पेपर. ये देखो ये शीट ऑफ पेपर ऐसी दिखती है ग्राफ की फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और पेपर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इसमें हमारी ऐसे वेव दिखती है, P, Q, R, S एंड T. अगर तो ये वेव बिल्कुल ऐसे आ रही है तो मतलब हमारा हार्ट सही फंक्शन कर रहा है. अगर ये जरा भी वेरिएशंस दिखा रही है इसमें, तो मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है उसमें प्रॉब्लम है. और हमने बहुत बार देखा होगा टीवीज में भी कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है तो हम मशीन हमें ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमें ऐसे वेव्स दिखा रही होती है जैसे ये चल रही हैं. सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब नेक्स्ट हम करते हैं ब्लड प्रेशर. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ब्लड प्रेशर. अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, अब हमें पता है
नाम से ही देखो पता लग रहा है, ब्लड प्रेशर मतलब जो प्रेशर ब्लड अप्लाई करता है। अब जैसे अब वो आर्टरी के थ्रू जा रहा है, आर्टरी हमारी पाइप की तरह होती है, वेन्स हमारी पाइप की तरह होती है, मतलब इन शॉर्ट हम कहते हैं वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड जा रहा है, तो वो ब्लड फ्लो कर रहा है। अब हार्ट को उसको प्रेशर देना पड़ेगा कि सपोज उसने हेड तक जाना है तो वो अपहिल मूवमेंट है, तो उस हार्ट को बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो मतलब ब्लड प्रेशर से फ्लो कर रहा है, तो वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, so that is known as blood pressure. It is the pressure that the blood exerts on the wall of vessels. It is measured by an instrument that is known as sphygmomanometer. हमने देखा होगा कि अगर हम बीपी कराने जाते हैं, अपना बीपी मेजर कराने जाते हैं, तो हमारी आर्म पे एक क्लॉथ सा टाई किया जाता है और उसके बाद हमारा बीपी मेजर होता है। सो हमें पता है ब्लड प्रेशर इज मोर इन आर्टरीज देन वेन्स, क्योंकि आर्टरीज फर्स्ट ऑफ ऑल थिक वॉल्ड होती हैं एंड सेकेंडली वो प्योर ब्लड कैरी करती है, तो वो प्योर ब्लड हार्ट ज्यादा प्रेशर से पंप करता है ताकि वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाए। अब ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे जब प्रेशर जनरेट होता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है। सो सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। अब हमारा नॉर्मल बीपी होता है एक नॉर्मल पर्सन का 120/80 mm ऑफ मर्करी, mm ऑफ मर्करी, Hg इज फॉर मर्करी, क्योंकि जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो सिल्वर लाइनिंग होती है जो अप एंड डाउन होती है दैट इज ऑफ मर्करी। और हमें पता है कि जिसका बीपी ज्यादा होता है, इससे थोड़ी बहुत वेरिएशन टॉलरेट हो सकते हैं कि अगर जैसे सपोज 110/90 हो या इससे भी थोड़ा कम भी टॉलरेट हो जाता है, बट अगर बहुत लो और बहुत हाई है तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है एंड दैट माइट बी ड्यू टू सम डिजीज। तो ये हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। अब उसके बाद हमारा लिम्फेटिक सिस्टम आता है, द फ्लूइड जो इसमें ट्रांसपोर्ट होता है इस पूरे सिस्टम में, क्योंकि हमने दो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, एक ब्लड सर्कुलेटरी और एक लिम्फ सर्कुलेटरी। तो इसमें हमारा मीडियम क्या होता है, लिम्फ। अब लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज और इनके बीच में फ्लो करने वाला लिम्फ। अब लिम्फ कैपिलरीज ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है जैसे कि हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, बट ये ना ब्लंट होती हैं एक एंड से, जैसे ऐसे, मतलब एक एंड से क्लोज होती हैं। सो ये आपस में यूनाइट करेंगी, सपोज ये कैपिलरीज है एक साइड से बंद है, ये आपस में यूनाइट कर रही है आगे जाके, तो ये क्या बना रही है, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। ये हम नीचे क्या थी, लिम्फ, ये हर ऑर्गन से आ रही है, सो ये लिम्फ कैपिलरीज, और ये जब आपस में ज्वाइन करती हैं तो ये बनाती है लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ वेसल्स में कहीं जगह पे, जैसे सपोज यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट होता है तो जिसको हम कहते हैं लिम्फ नोड, और इन लिम्फ नोड में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और इनका फंक्शन भी बिल्कुल WBC या ल्यूकोसाइट्स की तरह होता है कि ये इन्फेक्शन फाइट करते हैं, और इनके भी अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है, इनके अंदर जो फ्लो करता है दैट इज नोन एज लिम्फ, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, और ये जो एक्सेस फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में उसको वापस बोलता है कि ब्लड जो होता है उसमें ड्रेन करवाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हैपेंस, अब ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन, सो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे होती है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन दो सिस्टम्स के थ्रू होती है, फर्स्ट जाइलम और सेकंड फ्लोएम। अब जाइलम हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि वो वाटर ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड हमारा फ्लोएम के, और इसका सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन यूनिपोर्ट होता है कि रूट से अपवर्ड साइड होगा, सो अदर पार्ट, और जो हमारा फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल होगा बिकॉज ये फूड ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो लीव से ये रूट्स तक भी जाएगा और बाकी जो पार्ट्स हैं और पार्ट्स को भी ये फूड को ट्रांसफर कराएगा। अब जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स,
जो ये रूट से लेते हैं, और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो हमारे जो जाइलम होते हैं, इट इज फॉर्म्ड ऑफ ट्रेकीज, वेसल्स, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। सो आउट ऑफ ऑल ओनली पेरेन्काइमा इज लिविंग। हमने अभी 4 पार्ट्स पढ़े, तो इनमें से सिर्फ हमारा जो पेरेन्काइमा है दैट इज ओनली लिविंग। बाकी ये तीनों ट्रेकीज, दे आर आल्सो डेड, vessels, they are also made up of dead cells, and xylem fiber, they are also made up of dead cells. अब इसमें क्या होता है कि xylem vessels, they are formed of dead cells, हमने अभी पढ़ा था, और they are joined end to end forming a long tube, ऐसे, ठीक है। और इन ट्यूब्स में ओपन एंड्स होते हैं एंड दे आर मेड ऑफ लिग्निन। और लिग्निन, इनके पास सर्टेन पिट्स होती है, जैसे देखो ये एक पिट है और इसकी एंडिंग पे यहाँ पे लिग्निन एब्सेंट हो गया, लिग्निन इज एब्सेंट। नेक्स्ट है ट्रेकीज, दे आर स्पिंडल शेप, जैसे हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये ट्रेकीज है हमारी स्पिंडल शेप, दे आर क्लोज्ड एंड हैव पिट्स इन देम, इनमें भी पिट्स होती है। पेरेन्काइमा, दे आर लिविंग, parenchyma, they are living cells with nucleus. नेक्स्ट हमारा आता है एसेंट ऑफ सैप। ये क्या होता है, ये एक कंटिन्यूअस चैनल होता है फॉर्म्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और इसके लिए क्या कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपिरेशन पुल। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये लीव्स है, अब इसमें यहाँ से वाटर लॉस स्टार्ट हुआ ड्यू टू एनी रीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो रही है, दैट इज लॉस ऑफ वाटर। अब ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे इस लीफ में वाटर की कमी हो जाएगी क्योंकि इसका वाटर तो बाहर निकल गया, तो ये क्या करेगा, इससे जो नीचे सेल होंगे उससे बोलेगा कि अच्छा इसके पास पानी है, तो बोलेगा कि चलो लाओ मेरे को दो। अब ये डेफिशिएंट हो गया तो ये अपने से पीछे वाले को बोलेगा कि यहाँ पे अगर वाटर है तो वो मुझे पास ऑन करो। अब ये डेफिशिएंट है, तो ऐसे करते 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 अल्टीमेटली रूट्स तक प्रेशर आता है, क्योंकि रूट्स के पास तो वाटर होता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड। तो यहाँ से भी जब पानी चला जाता है तो दे ऑल्सो गेट डेफिशिएंट, यहाँ पे भी पानी की कमी है, तो वाई रूट हेयर्स ग्राउंड से वाटर का अपटेक किया जाता है, अपटेक ऑफ वाटर। सो दिस थ्योरी इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। और ये जो पूरा किस वजह से हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। अगर ट्रांसपिरेशन ना होती, अगर लीफ में पानी रहता तो वो पुल ही ना जनरेट करता, सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। अब सी, एज द स्टोमेटा पोर्स ओपन, वाटर स्टार्ट ट्रांसपायरिंग, मतलब वाटर निकलता है, ड्यू टू विच दे विड्रॉ वाटर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, जो उनके नीचे थे, विच फर्दर विड्रॉ फ्रॉम अंडरलाइन सेल। अब एपिडर्मल सेल्स अपने नीचे वाले सेल से निकलेंगे। अल्टीमेटली द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ जाइलम वेसल ऑफ लीफ फॉल्स। अब लीफ का फॉल हो गया तो वो और नीचे से प्रेशर जनरेट कराएंगे, बट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर is still high in xylem vessel. xylem vessels of roots जो है हमारी, उनके पास तो प्रेशर अभी भी है, तो वाटर क्या करेगा, रूट्स के xylem vessel से लीफ तक जाना स्टार्ट करेगा। नाउ द प्रेशर इन xylem vessel of root वो गिर गया, बिकॉज लीफ ने तो अपना कंप्लीट कर लिया रूट से लेकर, सो दे विल विड्रॉ वाटर फ्रॉम अंडरलाइन सेल्स, यानी हमारे ग्राउंड से। सो जाइलम वेसल ऑफ रूट्स क्या करेंगे, कॉर्टेक्स से लेंगे, कॉर्टेक्स से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से रूट हेयर, और रूट हेयर अल्टीमेटली कहाँ पे होते हैं, रूट हेयर हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं सॉइल से, सो इट विल अपटेक वाटर फ्रॉम सॉइल। देखो ऐसे होता है, ट्रांसपिरेशन हुई, लीव्स में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हुआ, लीव्स ने क्या किया, स्टेम से ले लिया, स्टेम जाइलम से, स्टेम जाइलम गया रूट जाइलम तक, रूट जाइलम में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हुआ, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से एंडोडर्मिस, जो बायोलॉजिकल चेक पोस्ट होता है
वाटर एंटर करता है। फिर कॉर्टेक्स से अल्टीमेटली जब रूट हेयर में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ जाइलम कम होगा तो वो क्या करेगा, जो सॉइल से वाटर का अपटेक स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन होल प्लांट की। पहले रूट्स ने लिया, रूट से लीव में कैसे जाएगा, दैट इज बाय पाथ ऑफ एसेंट ऑफ sap. So I hope the chapter is clear to you. So let's start with the question answer. अब कि हम why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? Hello everyone, so let's start. Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? अब हमें पता है हमारे जो mammals और birds होते हैं, they are warm blooded animals, so उन्हें अपनी body को warm रखना है। That means कि बाहर temperature कुछ भी हो, उन्हें अपनी body का जो एक internal temperature है उसको maintain करना है। So that means heat has to be produced continuously. तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बहुत ज्यादा होता है मैमल्स और बर्ड में। दैट मीन्स कि उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए होता है हर बॉडी सेल में। तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको हम स्पेशलाइज कर देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने के लिए, जो कि कभी मिक्स नहीं किया जाता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, क्योंकि वो हमेशा राइट हैंड साइड ऑफ हार्ट पे रहता है टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग। ये बहुत जरूरी है टू सप्लाई हायर एनर्जी, और उन्हें एनर्जी चाहिए अपने इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। what are the components of transport system in highly organized plant? तो हमें पता है वो हमारे वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसके लिए स्पेशलाइज होता है, वाटर्स एंड मिनरल्स के लिए, और फ्लोएम किसके लिए स्पेशलाइज होता है, इट इज स्पेशलाइज फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। How food is transported in plant? Food is formed in green leaves. Food को green leaves में बनाया जाता है। Food is transported by phloem. हमें पता है vascular tissues में से सिर्फ phloem ही specialize होता है food को transport कराने के लिए। Utilizing the ATP, which helps in creating a osmotic pressure that transports food from its higher concentration to lower concentration. अब leaves में food की ज्यादा concentration होगी तो जिस भी organ में कम कंसंट्रेशन है फूड की तो वहां पे वो फूड को ट्रांसफर करा देगा। एंड द एक्सेस फूड इज कैरिड टू स्टोरेज पार्ट ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, और बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा फूड बच जाता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी। सो हमने देखा है कि हमारे ब्लड में से दो बारी सर्कुलेशन होती है, एक बार लंग्स से होती है दैट इज pulmonary circulation, और एक बार हार्ट से बॉडी सेल्स दैट इज systemic circulation. So we can say that the blood is circulated twice through the heart, that is from lungs to heart and then heart to tissue, and the same way it returns. So it passes twice, therefore the circulation is known as double circulation. Xylem और phloem के differentiate between xylem and phloem. सो डिफरेंस क्या होता है, जाइलम वाटर एंड मिनरल को करता है और फ्लोएम हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड जाइलम इज फॉर्म्ड ऑफ वेसल्स एंड ट्रिकीज एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ सीव ट्यूब्स। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल कौन सी होती है, ट्रांसपिरेशन पुल, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल, एंड इट इज टू वे पाथ दैट इज बाई डायरेक्शनल। So this chapter is complete. This part of the chapter is complete. Now we are left with only one part. And for more understanding, do watch our channel Diya Educates and watch all our concept videos that we put on the channel, and do subscribe the channel. Thank you.